हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में भी हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिव का आप लोग तैयारी करते रहिए ताकि आने वाले दिन में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और हम लोग समझ भी लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 50% अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। पहला क्वेश्चन है कि गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि गैलेना का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हो कि गैलेना का सूत्र पीबीएस होता है। क्या होता है बाबू? पीबीएस। गैलेना का सूत्र क्या होता है? पीबीएस। तो गैलेना किसका अयस्क है? तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यह पीबी का अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू? पीबी का। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन क्या मार दिए? ऑप्शन बी, यानी कि गैलेना किसका अयस्क है बाबू? तो पीबी का। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, उसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि डी कक्षक का आकार कैसा होता है। डी कक्षक का आकार कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि डी कक्षक का आकार डबल डमरू आकार का होता है। इस चीज़ को हम क्लास 11th में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि एस कक्षक का आकार गोलाकार, पी कक्षक का आकार डमरू आकार और डी कक्षक का आकार, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी है, डी कक्षक का आकार होता है डबल डमरू आकार। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डबल डमरू आकार। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि सर हाँ वीडियो बहुत अच्छा है, हमको समझ में आ रहा है, ऐसा और ज़्यादा वीडियो बनाइए। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी ये समझ पाऊँगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाला सबसे अधिक, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा धातु है? देखिए, तत्व नहीं पूछा है, सॉरी, धातु पूछा है। ठीक है, पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु कौन है? ठीक है, मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताया था क्लास में। ठीक है, कि आप इस ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने फिर से यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। ठीक है, याद कीजिए, मैंने बताया था ओसियाल फेंकना, बताए भी ओ सियाल फेंकना, यानी पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो धातु में सबसे पहले एल्युमिनियम है, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या है? अधातु है और सिलिकॉन उपधातु है और एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो यहाँ पर पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन ये है आपका कि CH4 यानी कि मीथेन में कितने सिग्मा अबंध हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा। कभी भी याद रखना, कभी भी दो परमाणुओं के बीच जो पहला अबंध होता है वो सिग्मा अबंध होता है। और ये भी बात ध्यान में रखना कि दो परमाणुओं के बीच एक से अधिक सिग्मा अबंध नहीं हो सकता है। क्या बोले? पहला, दो परमाणुओं के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दो परमाणुओं के बीच कभी भी एक से अधिक सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी चित्र बनाना होगा। ठीक है, तो CH छोड़ के अगर चित्र बनाया है तो CH, H, H और H, दो परमाणुओं के बीच पहला अबंध कौन सा होता है? सिग्मा अबंध। तो इस तरह से ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो इस तरह से देखा जाए तो कितने सिग्मा हुए? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। याद कीजिए, हम चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि वो जो गाना नहीं बताए थे, लिखे 12 सरदार का नाम मंगा लो मनोरंजक जानकर, ठीक है। तो उस गाना में जो भी धातु हाइड्रोजन के नीचे आता है वह अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो हाइड्रोजन के नीचे आने वाला इसमें जो तत्व है वो है, पहला कौन है, कॉपर, ठीक है, याद करो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, सी, यानी कि कॉपर। मेरी बात समझ में आ गया बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रिवीजन के लिए आप अपने कॉपी को, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, आप कॉपी को निकाल कर देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आप एक चीज़ बाबू हमेशा ध्यान रखना कि अल्प ज्ञान विष समान। किसी भी चीज़ के बारे में जानो तो बढ़िया से जानो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो। ये नहीं कि सब पढ़े लेकिन आता कुछ नहीं है। नहीं तो बहुत सारा देखिएगा, बहुत सारे कोचिंग क्लास में क्या होता है कि चैप्टर तक गिनाया गया है 10 गो, बबुआ चैप्टर 10 को गिन लिया कि 10 को हमारे मास्टर पढ़ा दिए हैं, मास्टर साहब पढ़ा दिए हैं, लेकिन पूछ दीजिएगा दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर का, तो वो नहीं बता पाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए। पढ़िए तो पूरा डीपली पढ़िए। एक कहावत भी है कि खाओ तो कम, बढ़िया खाओ लेकिन कम खाओ। ये नहीं कि पूरा खा लिए आप पचा नहीं, दिन भर पता चला कि बाथरूम में बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण तत्व नहीं है। इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। पहला नंबर कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इस जो भी ऑप्शन दिया है Fe, क्रोमियम और जिंक, यानी आयरन, क्रोमियम और जिंक, ठीक है, ये तीनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो क्या ये संक्रमण तत्व नहीं है? नहीं बाबू, डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व ही होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जानवर कैद होंगे, यानी Zn, Cd और Hg, ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके ऑप्शन में कौन सा मार देते हैं, ऑप्शन डी, कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको साफ साफ दिखाई देता है कि भाई डी ब्लॉक का तत्व सब है और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन याद रखना, डी ब्लॉक के सभी तत्व को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो जानवर कैद होंगे, ये संक्रमण तत्व नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आपका कि बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है, ठीक है। तो बीसीसी का संकुलन क्षमता हम लोग क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, बल्कि इसको फाइंड आउट भी किए थे। बीसीसी का संकुलन क्षमता याद कीजिए, बीसीसी का संकुलन क्षमता 68% होता है। कितना होता है, 68%। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बीसीसी का संकुलन क्षमता 68% होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 74%। तो 74% होता है बाबू एचसीपी का। किसका होता है, एचसीपी का या फिर सीसीपी का आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये 52.4 दिया है वो एससीसी का होता है। हालांकि मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं रिवीजन करा दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम लोग एग्ज़ाम में नहीं ना है बाबू, अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो ऑप्शन ए 74% दिया हुआ है वो एचसीपी का है, सीसीपी का है या एफसीसी का है, जबकि 52.4% जो दिया है वो है आपका एससीसी का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो मैं आपको बता दूं कि कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी, कांच दिया हुआ है, जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर सही वाला आंसर कौन हो जाएगा, कांच, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 फैराड कितना होता है। 1 फैराड होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। लेकिन आप एक बात और याद रखिएगा कि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम एक्यूरेट नहीं होता है, बल्कि ये अप्रॉक्सिमेटली यानी कि लगभग में होता है। इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है
96,500 कूलम, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा कि 1 फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये लगभग में होता है, ठीक है, मतलब भूलने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ठीक सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि वो सभी के सभी ताप पर डिपेंड नहीं करता है जिसमें आयतन नहीं है। बाबू मेरे, अगर किसी के भी फॉर्मूला में यदि आयतन आ जाता है तो वो ताप पर निर्भर करता है। तो नॉर्मलता में भी आयतन आता है, फॉर्मलता में भी आयतन आता है, मोलरता में भी आयतन आता है, लेकिन मोलरता में आयतन नहीं आता है, यानी कि मोलरता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इस तरह से मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बाबू, ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम कॉपर मुक्त होगा। ध्यान से सुनिए, 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट के घोल में से कितना ग्राम कॉपर जमा होगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट होगा तो बाबू Cu+2 होगा पहला नंबर, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तब जाकर के ये कॉपर में चेंज करेगा, यानी कि 2 फैराड से 1 मोल कॉपर, यानी कि 63.5 ग्राम। तो चूँकि 96,500 कूलम है यानी 1 फैराड, तो 1 फैराड से कितना हो जाएगा बाबू, तो इसमें हम भाग दे देंगे 2 से। कितने से दे देंगे, 2 से दे देंगे। 2 से दे देने पर ये क्या हो जाएगा, 31.75 में कट जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, बी। मेरी बात समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ज़्यादा डिटेल्स जाने के लिए कोचिंग क्लास के ऑफिस में संपर्क करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये विलियन से आपका चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी एक कॉल आ जाने के कारण ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर यही पूछा गया था कि प्रसरण दाब का सही फार्मूला क्या होता है। तो प्रसरण दाब को याद कीजिए, मैंने क्लासरूम में आपको बताया है बहुत अच्छा से कि प्रसरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है और पाई का वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है CRT के। ठीक है, तो आपके वीडियो में आपका जो वीडियो है उसमें आप मतलब वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, हालांकि मेरे स्क्रीन से डिलीट हो गया है। तो पाई = CRT वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट और ऑप्शन डी है सभी। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसके विलयन का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। किसके विलयन का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में एक ज़रूर आता है। ठीक है, उसमें आपका क्या कहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसके विलयन का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, तो आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके विलयन का क्वथनांक का उन्नयन अधिक होगा, या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अधिक होगा, या प्रसरण दाब अधिक होगा। कुछ भी दे दे अधिकतम होगा, तो कुछ नहीं करना है, सबको आयन के रूप में तोड़ करके देखना है कि कौन ज़्यादा अधिक आयन दे रहा है। तो K2SO4 को तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, 2K प्लस SO4 पर 2-, यानी इसके लिए बांट फैक्टर 3 होगा। NaCl, Na+ और Cl- यहाँ पर दो देगा आयन, यूरिया टूटेगा ही नहीं और ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो K2SO4 यानी कि ये 3 आयन देता है और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है। ये क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से निकाले थे जब इसके काइनेटिक्स को पढ़े हुए थे। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है वो T½ = 0.693/K, के यानी कि दर स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। मेरी बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 0.693/K होता है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ऑप्शन बी निगेटिव टर्मिनल, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन सी यहाँ देना चाहिए, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो याद कीजिए मैंने गैल्वेनिक सेल के लिए एक बताया था लोन। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि गैल्वेनिक सेल में आपको बताए थे लोन, LOAN, यानी कि लेफ्ट ओ से ऑक्सीडेशन और ए से एनोड बताए थे और एन से निगेटिव, यानी कि एनोड कैसा होता है? निगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन अभी आप कुछ देर पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर था उसमें निगेटिव टर्मिनल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में से किस में OV यानी कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति तथा TB यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति दोनों पाया जाता है? निम्न में से कौन है जिनमें ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा HCP तथा CCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग ये दोनों में ही OV तथा TB पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर ये क्वेश्चन है कि ठोस क्षारीय धातु रंगीन क्यों होता है? ये हम सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे कि ठोस क्षारीय धातु रंगीन क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है एफ केंद्र, जिसको फॉरवेजाइंटर सेंटर भी कहते हैं, यानी कि एफ केंद्र भी कहते हैं या इसको हिंदी में रंग केंद्र भी कहते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एफ केंद्र। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू कि HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो याद कीजिए मैंने आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में बताया था FCC, HCP तथा CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी जो है उसमें 12 दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है ना बाबू? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यानी कि अंतिम क्वेश्चन। अगर अंतिम क्वेश्चन समझ में आ जाए बाबू तो प्लीज़ अगर आप अंतिम क्वेश्चन मतलब करने जा रहे हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा और घर लिखिएगा, आप कहाँ से ये मतलब आप कहाँ से हो। ठीक है, ये लिखिएगा ताकि हमको ये पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से और इसमें दिया हुआ है पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट से। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इस कंपाउंड में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर CN दिया हुआ है, CN यानी कि साइनाइड आयन, और यह एक मोनोडेंडेट लिगेंड है। तो मोनोडेंडेट लिगेंड के केस में क्या होता है कि जितना मोनोडेंडेट लिगेंड होता है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर मात्र एक ही टाइप का लिगेंड है और वो भी मोनोडेंडेट है और उसकी संख्या 6 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगी? 6 होगी। कितना होगी बाबू? 6 होगी। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसी तरह से आपको बाबू लगे रहना है और अच्छी से तैयारी करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, एकदम आराम से पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्रेंडली बताऊंगा, ये नहीं कि आपको डरा धमका कर बैठा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में डाउट हो। आइए आराम से ऑफिस में आइए, आराम से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं है, दम बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आराम से अच्छे से पढ़ो और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करो। इस तरह से आपको डेली
डेली आपका 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेगा। हम लोग का एम है कि हम लोग के पास लगभग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम देने जाए तो लगेगा कि लॉलीपॉप क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लगातार वीडियो को देखते रहना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।